जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस पर। आज से होमगार्ड की प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और जो सिलेबस है उसको कम दिनों में पूरा करके हम लोग रिवीजन कराएंगे। यहाँ पर जो सिलेबस को पूरा कराने का तरीका थोड़ा सा अलग किया है मैंने। इसमें क्या है कि क्योंकि इससे पहले कभी एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है। तो पहली बार एग्जाम हो रहा है होमगार्ड की भर्ती के लिए, कराएगा यूपी पीआरबी ही। बट इससे पहले होमगार्ड की भर्ती के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं हुआ है, तो इससे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एकदम शुरू शुरुआत कर रहे हैं या जिनको कोई पीछे गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। और दूसरे बच्चे ये हैं कि जिनको पढ़ रखा हुआ है बट उनको अभी प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, जैसे मॉक टेस्ट हो गया, उन सब सारी चीजों को लेकर के। तो उससे बेटर हमने एक थोड़ा सा प्लान बनाया है कि कोई भी टॉपिक शुरू होगा और उससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जैसे जो पीआरबी में पूछे गए हैं, कांस्टेबल में पूछे गए हैं, जेल वार्डन में पूछे गए हैं, यूपीएसआई में पूछे गए हैं क्वेश्चन, और जितने भी अदर स्टेट के पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और उत्तर प्रदेश से जो स्टेट लेवल के जो क्वेश्चन है, वो सब सारे के सारे अगर उनके पीवाईक्यू अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो टॉपिक के साथ में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका जो एक टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर चाहे किस टाइप का क्वेश्चन बना ले, आप लोग कर लोगे। तो आज से शुरू करते हैं, पहली क्लास है हमारी। आगे के लिए अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम लोग देखिए, यहाँ पर आपके सिलेबस में कुछ चीजें दी गई हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर सिलेबस आपका ये दिया गया सामान्य ज्ञान। यहाँ पर सामान्य ज्ञान आपको विनीत सर कराएंगे, पर्टिकुलरली जितनी भी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों चीजें वो विनीत सर कराएंगे। यहाँ पर साइंस की क्लास प्रॉपर सही तरीके से होगी। इसमें जो भी कम टाइम में और कम तरीके से अगर सही तरीके से इसको अगर डिटेल में पढ़ लेंगे तो अदर एग्जाम्स में भी आपको काम आएगा। तो यहाँ पर साइंस की क्लास कराएंगे। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वो कराएंगे। बाकी हम जितने इतिहास हो गया, संविधान हो गया और अर्थव्यवस्था हो गया, भारतीय कृषि जनसंख्या परिवर्तन, भारत का भूगोल, ये सब हम सही तरीके से कराएंगे पर डिटेल में, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें, यहाँ पे देखते ये दो पोर्शन सामान्य विज्ञान में। सामान्य ज्ञान में जैसे भारत के कितने स्टेट है, इन सब, चाहे भारत के आसपास की जानकारी, इन सब चीजों के बारे में पूरी पूरी जानकारी इसका है। एक प्रॉपर वीडियो बनेगा, ठीक है। इससे आपके जो बनने वाले क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय इतिहास हो गया, ये वाला पोर्शन, सामान्य भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल, इतना पोर्शन आपको अदर सभी एग्जाम से पूछेगा। इनका सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। भारतीय भूगोल के बारे में देखें हम लोग तो भारत का भूगोल जो है बहुत ज्यादा सिलेबस है इसका, तो इसको पढ़ने में ही अलग पर्टिकुलरली चला जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे पर्टिकुलरली दिए गए सब, जैसे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो गया सब जानकारी, ठीक है। उसके बाद उनको जैसे मानवाधिकार जैसे स्पेशल टॉपिक है, ये कहीं पर बहुत जल्दी इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, ये सब अलग अलग टॉपिक है। तो इसमें दो तरीके से अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो पहली बात जो आपके बेसिक टॉपिक है, बेसिक टॉपिक जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर करें इतिहास की बात करें, भूगोल की बात करें, यहाँ पर भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, पर्यावरण हो गया, उत्तर प्रदेश जीके जीएस हो गया, जीएस हो गया। और ये तो बेसिक टॉपिक हो गया। फिर हो गया कि जैसे अगर कहा जाए कि विशेष टॉपिक जो है, विशेष टॉपिक जैसे अगर मान लीजिए जैसे आपका यही दिया था मानवाधिकार, ठीक। और जो भी दिए गए हैं टॉपिक विशेष टाइप के, उनका क्या करेंगे पर्टिकुलरली, जैसे अगर दो तरीके चलाने की बात करेंगे, यहाँ पर ये पर्टिकुलरली क्लासेस चलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये क्लास में खत्म होने वाला ना ही इतिहास ना ही भूगोल। बट मानवाधिकार जैसे टॉपिक या कोई भी स्पेशल टॉपिक है, जैसे यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा और बल, और यहाँ पे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, ये इस टाइप के क्वेश्चन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व और समसामयिक, इस टाइप के क्वेश्चन। और ये जो जैसे स्पेशल टॉपिक जैसे कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण दिवस और सोशल, जैसे ये सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन, इस टाइप के जो क्वेश्चन जो टॉपिक होंगे, इनको क्या करेंगे कि एक या दो वीडियो में पूरा का पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो टॉपिक होगा वो बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, बट एक साथ उसको जब पढ़ लेंगे और वो टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उससे बनने वाले कोई भी क्वेश्चन होंगे आपको शुरू हो जाएंगे या कर सकते हैं उनको। तो
एक तरफ चलेगी आपकी बेसिक टॉपिक, एक तरफ जो टॉपिक दे दिए जाएंगे जो स्पेशल वाले टॉपिक हैं इनको भी आपको सॉल्व कराना है या पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी अगर यहाँ पर कहते हैं शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पर शुरुआत करने की बात करें हम लोग, सबसे पहले अगर शुरू करें साइंस की क्लास, इसकी एक पर्टिकुलरली अलग वीडियो पड़ेगी। मेरी आज हम लोग शुरुआत करेंगे इतिहास से। इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भूगोल के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जैसे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर हम लोग थोड़ा बहुत यूपी जी के जीएस, यूपी का भी 30% आने वाला है, तो यूपी की एक अलग वीडियोस बना देंगे, उसमें सारी की सारी जगह उत्तर प्रदेश का इतिहास, राजनीति और ये सब मेले और जो नदियां वगैरह क्वेश्चन जो जिससे बनते हैं उनका एक अलग पर्टिकुलरली बनेगा। तो पूरा का पूरा हम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सही तरीके से अगर हम लोग इसको इस पे काम करते हैं तो ये बहुत जल्दी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिवीजन आप कर सकते हैं। तो आपको अप्रैल में जो 25, 26, 27 एग्जाम होने वाला है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज पहला दिन हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, आज से शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री और इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास, क्योंकि इतिहास का सिलेबस बहुत ज्यादा है, और इतिहास को जो शुरुआत करने का मेन रीजन यही है, आपके बेसिक टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको जो एकदम शुरू करते हैं तो शुरुआत से शुरू करने में और उसको कम समय में पूरा करने करके उसके पीवाईक्यू लगा लेते हैं तो हमारा सिलेबस पूरा होता जाएगा। अब इतिहास आज से शुरू करते हैं। इतिहास जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसे कई काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 5, 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास की बात करें, आज से शुरू करते हैं। इतिहास हम लोग पढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि जो पहले हो चुका है या गुजर चुका है उसके बारे में जानकारी के लिए, किसी भी संस्कृति के बारे में जानकारी के लिए, किसी भी चीज की जानकारी के लिए हम लोग पर्टिकुलरली उसका इतिहास पढ़ते हैं। वहां की संस्कृति कैसे थी, धार्मिक स्थल कैसे थे, धर्म कैसा था, और वहां के लोग खाते पीते क्या थे, सारी की सारी जानकारी हम लोग इतिहास के द्वारा ही लेते हैं। जैसे अगर हम भारतीय इतिहास को बांटा जाता है तो 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास का जो है उन भागों में बांटा जाता है। पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं। जैसे अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ हम लोग कहा जाए कि शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ की बात करें हम यहाँ पर, तो जैसे अगर ये कहा जाए कि ये इतिहास और प्लस अगर हम बात करें आज, इन तीनों को मिलाकर के पर्टिकुलरली इतिहास बनता है, और इसका जो मतलब होता है कि पूर्ण रूप से हुआ हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। ठीक है, तो जो भी इतिहास पढ़ रहे होंगे कि यानी हम लोग कुछ चीजें स्रोतों से अध्ययन करते हैं, जो भी चीज पढ़ते हैं कि इसका इतिहास में पढ़ते हैं, ऐसा मतलब ऐसा माना जाता है कि ये पर्टिकुलरली किसी न किसी रूप में निश्चित रूप में हुआ होगा। ठीक है, जो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं, तो प्राचीन इतिहास में क्या क्या हुआ उनके बारे में हम लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये हुआ होगा। मध्यकालीन इतिहास में कुछ साक्ष्य मिले, कुछ नोट्स मिले, जो कुछ ऐसी चीजें मिली जिनको जिनके बारे में हम जान सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में कुछ हुआ होगा इस तरीके का। और आधुनिक भारत में भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, ऐतिहासिक तो लिखित रूप में मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे अगर हम भारतीय इतिहास को जानने के लिए हम लोग भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, या सही समझने के लिए ये जो सब कुछ जो लिखवा रहे हैं आप लिखते जाइएगा, जो आपको नोट्स लगे। आपने अगर रिवीजन किया हुआ है या पहले पढ़ा हुआ तो जो आपको एडिशनल जानकारी मिलती रहे उसको नोट जरूर करते रहिएगा। हम लोग भारतीय इतिहास को सही समझने के लिए हम लोग इसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, सबने लगभग इसको देखा। पहला, प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन, भारतीय इतिहास, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास।
ठीक है। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास की अगर हम लोग जानकारी ले, 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर अगर हम इसकी जानकारी लेते हैं तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है वो लगभग हम लोग ये मान के चले कि पूरा पाषाण काल से लगे, यानी 3500 ईसा पूर्व से लेकर के ईसा पूर्व के बारे में भी जानकारी देते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व से लेकर के हम लोग यहाँ पर चलता है प्राचीन इतिहास, चलता है 700 ईस्वी तक की लगभग। ठीक, फिर मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है 712 के आसपास से लेकर के चलता है 1570 या 1600 के आसपास, जो हम लोग 1600 के आसपास मानते हैं, ये मोटा मोटा बताते रहे। फिर 1600 से जब ब्रिटिशियर्स आ जाते हैं, वहां से लेकर के अब तक की आयु कहें कि 1947 तक की हम लोग इसको पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास को। ठीक है, तो 3 कालों बांटा गया है। अब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास, तीनों के कालखंड अलग अलग है। इसको समझने के लिए हम लोग जैसे अगर पढ़े कि प्राचीन इतिहास अलग पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। आज शुरुआत करते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में। अब प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना पड़ता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्राचीन इतिहास की बात करें कि जैसे अगर हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, यानी एशियन हिस्ट्री, उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग कहते हैं, पहला है आज प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी अगर इसकी बात करें एंशिएंट हिस्ट्री, यानी एशियन हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक जैसे प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल और पाषाण काल का विभाजन कितने कितने भागों में बटा हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन तीनों काल खंडों के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नहीं बनने वाला है इतनी ज्यादा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो बेसिक से बनते हैं क्वेश्चन, और वो कई बार रिपीट हुए हैं, तो ये पढ़ाना जरूरी है। पाषाण काल से थोड़ा बहुत जानकारी लेना जरूरी है। दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के अगर मूल रूप से शुरू किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होता है। तीसरा अगर हम लोग इसके बात करें, जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाता है तो हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब सारी चीजें टॉपिक लिख ले रहे हैं सभ्यता, क्योंकि एक क्रम से पढ़ेंगे तो सही तरीके से जानकारी हो जाएगी उसकी। चौथी अगर हम लोग बात करें, जब इसमें वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल दोनों पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में महाजनपदों का जब आए, महाजनपद काल, फिर अगर हम लोग 5वीं बात करें तो बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, क्या किस तरीके से धर्म शुरू हुए। छठा हम लोग बात करें जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। 7वें की बात करें हम लोग यहाँ पे मगध साम्राज्य के किस तरीके से शुरुआत हुआ, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में मगध साम्राज्य शुरू हो गया। उसके बाद में 8 अगर हम लोग देखें कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगर हम लोग 9 की बात करें तो शुंग वंश, थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे शुंग वंश। 10वें की बात करें हम लोग यहाँ पर सातवाहन वंश। और 11वें की बात करें हम लोग कुषाण वंश, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, और 12वें की बात करें हम लोग वर्धन वंश पढ़ेंगे। तेरहवां टॉपिक अगर हम लोग बात करें यहाँ पर चोल वंश और चालुक्य वंश पढ़ेंगे, यानी चोल और चालुक्य वंश पढ़ लेंगे। चोल और चालुक्य वंश, इतने जो टॉपिक हैं आपको प्राचीन काल इतिहास में पढ़ने होंगे। और ये टॉपिक जब आप तैयार कर लेंगे तो आपको लगभग देखेंगे आपका जो प्राचीन इतिहास है वो आपका खत्म हो चुका होगा, या उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले लेंगे। इसके बाद हमारा अरब आ जाते हैं।
यहाँ पे भारत में एंट्री कर जाते हैं। 1712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, वो यहाँ पर आकर के फिर मुगल साम्राज्य के धीरे धीरे और अरब देश आने लगते हैं, फिर वहाँ पे मध्यकालीन इतिहास की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला टॉपिक जैसे अगर बात करें कि प्राचीन इतिहास, इसके बारे में हम लोग देखेंगे पाषाण काल के बारे में जानकारी, और ऐसी जानकारी जो हमें इतिहास को जानने में हेल्प करती है, वो कहाँ कहाँ किन किन स्रोतों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलते हैं, कि ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है और पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, लिखित साक्ष्य क्या है, ये सब किस तरीके से हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, वो सब सारी चीजें इसी वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। जैसे अगर इसमें तो हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, यानी पाषाण काल के बारे में जानकारी लेंगे, यानी इतिहास को जो है कितने कालखंडों में बांटा गया है, ये किस प्रकार बांटा गया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार पूछा गया है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक हीरोडोटस को कहा जाता है, हीरोडोटस को कहा जाता है। इनकी एक बुक थी हिस्टोरिका करके, उसके बारे में इन्होंने उसमें बहुत ज्यादा जानकारी दी और कालखंडों में बांटा है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हीरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को अगर हम लोग बांटने का क्रम देखें, तो इतिहास जो बांटा गया है, जैसे अगर इतिहास को तीन कालक्रम, छोटे छोटे कालक्रम में बांटा गया है। एक जिसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा टॉपिक अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हम लोग देखते हैं तो ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों के बारे में जानकारी लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीनों में डिफरेंस सिर्फ कुछ चीजों का है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल यानी ऐसा कालखंड जिसके बारे में कोई जानकारी लिखित रूप से ना हो, यानी ऐसे कालक्रम या ऐसे समय के बारे में बताया गया जिसका लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, जिसके सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, मतलब कुछ जैसे भीमबेटका की गुफाएं हो गई पाषाण काल की, उसमें शैल चित्र मिले हैं बने हुए, तो उनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो ऐसा कालक्रम या ऐसा कालखंड जिसका लिखित कोई साक्ष्य ना मिला हो, यानी इसकी बात करें लिखित साक्ष्य ना हो, ठीक है, ऐसा कालक्रम जिसका कोई लिखित साक्ष्य काल ना हो। जैसे एग्जांपल हम लोग बात करें पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल के बारे में, तो पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल का ही भाग है, उसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो ऐसा कालक्रम प्रागैतिहासिक काल का। और दूसरा आता है टॉपिक, जैसे अगर बात करें आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य का मतलब ही होता है आधा, यानी ऐसा ऐतिहासिक कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, यानी लिखित साक्ष्य मिले हैं बट उनको पढ़ा नहीं जा सका है या डिकोड नहीं किया जा सका। बहुत सारे किए जा चुके हैं बट कुछ जो ऐसे साक्ष्य हैं जिनको अभी भी डिकोड नहीं कर पाया। लिखित साक्ष्य मिले हैं पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, ठीक। एग्जाम्पल इसका जैसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी उसे लिखित साक्ष्य तो मिले हैं बट इस तरीके से लिखा है कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सका। क्या लिखा है, चित्रात्मक शैली मिली है वहां पर, कोई किसी तरीके से डिकोड करने वाले लैंग्वेज नहीं थी। तो ऐसा साक्ष्य यानी ऐसा कालखंड जिसमें रिटन साक्ष्य मिले हों बट उनको अभी भी पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। तीसरा एक कालखंड आता है आपका ऐतिहासिक काल, यानी ऐसा कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य मिले हों, लिखित साक्ष्य मिले हों
और उन्हें पढ़ा भी जा सका हो, उन्हें पढ़ा भी जा सका हो। ठीक, तो ये हमारा ऐतिहासिक काल में आता है। तो ये तीनों कालखंड के बारे में बात हो गई। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीनों कालखंडों के बारे में जानकारी हो गई कि किसको क्या क्या कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण काल है, इससे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखने को मिलते हैं और बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं जिनके बारे में हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं, बट उससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। डायरेक्ट एक बेसिक क्वेश्चन मिल गया और उससे आप हम क्वेश्चन छोड़ने के बजाय उसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जानकारी हम लोग लेते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के बारे में, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी जो है उसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। और ये जो प्रागैतिहासिक काल है उसको तीन काल खंडों में इसलिए बांटते हैं, सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के जो प्रयोग किस प्रकार हुए और किस तरीके से प्रयोग हुआ, क्योंकि स्टोन एरा या पाषाण काल, पाषाण का मतलब ही होता है पत्थरों का, पत्थर का समय, यानी ऐसा कालखंड जिसमें पत्थरों का प्रयोग किया गया, उनके आकार के रूप में इसको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। फिर से हम लोग देखते हैं, एक आता है पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में अगर हम लोग बात करते हैं इसको, जैसे अगर पहला चीज मानते हैं, एक है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल एक ऐसा कालखंड था, इसके अगर कालखंड की बात करें तो पूरा पाषाण काल जो चला है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 9 लाख ईसा पूर्व तक चला है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल की बात करें तो हम लोग 9 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 9 लाख ईसा पूर्व, यानी ऐसा कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, बट उससे पहले भी मानव यहाँ पर निवास कर रहा था। तो यानी लगभग 25 साल पहले भी लोग रहते थे, और किस तरीके से रहते थे उनका कोई लिखित साक्ष्य मिला नहीं, तो हम लोग उनके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है। लेकिन जो इतिहास से पहले जो लिखित साक्ष्य मिले, उससे पहले भी जीवन था, यहाँ पर लोग रहते थे, निवास करते थे, खाते थे, पीते थे। ठीक है, किस तरीके से निवास करते थे, क्या उनके पास प्रॉब्लम थी, क्या मजबूरियां थी, या किन किन चीजों का प्रयोग कर पाते थे, किन किन चीजों के बारे में जानकारी थी, वो सब हम लोग पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर एक पहला चीज है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 9 लाख ईसा पूर्व लेकर के हम लोग पाषाण काल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला अगर हम लोग इसका क्रम शुरू करते हैं, पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, फिर मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी लेंगे, फिर नवपाषाण काल में जानकारी लेंगे, किस प्रकार मानव जीवन में परिवर्तन आया, क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या हमें चीजें देखने को मिले, किन किन चीजों की वो खोज कर पाया, किन किन चीजों के बारे में पूरा पाषाण काल के बारे में जानता था, और किन किन ज्यादा चीजों के मैं नवपाषाण काल में जानकारी ले पाया था, उनके सब चीजों के आगे हम लोग देखते हैं। तो पहला चीज, जैसे अगर लोग बात करें पूरा पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल पूरा का पूरा पत्थरों पर डिपेंड था, और पत्थरों का युग कहा जाता है इसको। पूरा पाषाण काल आप लोग जो नोट कर रहे हैं वो नोट करते रहिएगा, और पॉइंट्स में लिख लीजिएगा पूरा पाषाण काल, तो आपका तैयार होता जाएगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पर
कि यहाँ के लोगों को पहली चीज तो इसको पत्थरों का युग कहते हैं। पत्थरों का युग, अगर युग की बात करें तो पूरा पाषाण काल, यानी यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग किया जाता था चीजों को जैसे शिकार करने में और भी चीजों को प्रयोग करने के लिए। मेनली जो यहाँ पर शिकार करने के लिए प्रयोग किया जाता था, इसको पत्थरों का युग भी कहते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि यहाँ के जो लोग थे, अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो जो वहां के जो लोग थे वो लोग अभी कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी अभी एक हम बताएंगे। तो जब किसी कोई पर्टिकुलरली एरिया नहीं मिला है हमको वहां पर, तो वहां का जीवन था वो बहुत अस्थिर था। ठीक है, तो यानी यहाँ का जो जीवन था वो बहुत अस्थिर था। जीवन अस्थिर था, क्यों? क्योंकि एक लोग मतलब खाना बदोश थे कि एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहते थे, कोई पर्टिकुलरली कोई निवास नहीं था वहां पर कि वो लोग निवास कर सके और वहां पर जीवन यापन कर सके। तो एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते रहते थे शिकार की खोज में। ठीक है, तीसरी अगर हम लोग बात करें, अगर जीवन अस्थिर है तो खाना बदोश होंगे। खाना बदोश का मतलब खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना या खाने की खोज में। क्यों? क्योंकि खाने की खोज, जो उनका जो खाना मेनली था वो शिकार था, क्योंकि कृषि करना जानते नहीं थे अभी, किस तरीके से फसल उगेगी या उसके बारे में जानकारी नहीं। तो यानी खाना बदोश थे, खाने की खोज करने में आगे आगे जाते रहते थे, मतलब बढ़ते रहते थे। तीसरा, जो शिकार करते थे, शिकार में पत्थरों का प्रयोग करते थे। पत्थरों का प्रयोग करते थे। ठीक है, पत्थरों का प्रयोग कैसे करते थे? हथियार बनाने में, ठीक है, शिकार करने में। और क्या कहते हैं, इस समय जो पूरा पाषाण काल में थे, जो मेनली जो है उनके पत्थरों के आकार बहुत बड़े थे, या शिकार करने के आकार जो थे भाला टाइप का था, यानी एक कोई डंडा लगा हुआ है, ठीक है, इसके आगे पत्थर लगा हुआ है, इस टाइप का, जो मतलब पत्थर से तो उतना नुकीला नहीं हो पाता था, बट उससे ही जो मार करके थोड़ा बहुत खाते थे, मतलब जो शिकार विकार करते थे। ठीक है, तो अगले हम लोग बात करें, यहाँ के जो लोग थे वो जब अगर हम लोग अभी आग की खोज हुई नहीं थी, तो जो खाना खाते थे वो कच्चा खाते थे, यानी जो कच्चा मांस खाते थे। क्यों? क्योंकि आग की खोज अभी कर नहीं पाते, आग की खोज हो गई तो बस उसका प्रयोग नहीं जानते थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। हाँ, तो कच्चा मांस खाते थे क्योंकि आग की खोज नहीं हो पाई थी। छठी हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो थी चित्रकारी की शुरुआत हो गई थी। चित्रकारी की जो है वो शुरुआत हो गई थी। शुरुआत हो गई थी और इसके साक्ष्य क्या मिले हैं? भीमबेटका के मिले हैं। भीमबेटका के शैल चित्र। अब ये क्वेश्चन बनता है, भीमबेटका कहाँ जो शैल चित्र है वो कहाँ मिले हैं? तो ये एमपी की एक जगह है, जो रायसेन जिला है, रायसेन जिला, उसमें भीमबेटका स्थित है। अब यहाँ के जो क्या कहते हैं कि यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं, उनकी लंबाई लगभग या ऊंचाई कह सकते हैं 3-3 मीटर तक की हुई है। तो यानी वहां के जो लोग थे वो लोग ये जानते थे कि जो यहाँ पे जो जानवरों के चित्र मिले हैं मेनली, ठीक है, हाथी हो गया, गैंडा हो गया और बाघ हो गया, इन टाइप के शिकार
जानवरों के चिन्ह मिले हैं, तो वो लोग ये जानते हैं इस 3-3 मीटर तक इनके जो चित्र बने मिले हैं, तो इसका ये कह सकते हैं अनुमान कि वो लोग उस समय जानवरों को बहुत भयावह मानते थे या बहुत खतरनाक मानते थे, इसीलिए उनको प्रकार मतलब जो विशाल रूप जो है वो दर्शाया है। किसमें? भीमबेटका के शैल चित्रों में बहुत सारे जानवरों के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करें कि आग की खोज हो गई थी बट उसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। ये क्वेश्चन 2 बनते हैं, इसके 2 क्वेश्चन हम दोनों क्वेश्चनों की शुरुआत देखते हैं हम लोग। पहला यहाँ हम लोग बात करें कि आग की जो है वो आग की खोज हो गई थी, आग की खोज किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, परंतु इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। मतलब इसका प्रयोग जो है वो नहीं जानते थे कि किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा, बट आग की खोज पुरापाषाण काल में हो गई थी। एक में क्वेश्चन बनता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी और आग की खोज का प्रयोग या आग की खोज का अध्ययन किस काल में? वो नवपाषाण काल में। 2 क्वेश्चन बनते, दोनों में कंफ्यूजन बन जाता है। दोनों में अगर ऑप्शन दोनों दे दिए तो कंफ्यूजन होता है, एक दिया होगा एक नहीं दिया होगा कि मतलब खोज पुरापाषाण काल में हुई थी और इसका प्रयोग करना जाने थे नवपाषाण काल में। ठीक है, आग की खोज हो गई थी, यानी अगर ये कह सकते हैं खाना बदोश थे, पत्थरों का युग था, जीवन अस्थिर था और क्या कहते हैं शिकार का अगला जो है वो शिकार का अल्प ज्ञान था। ठीक, तो शिकार का अल्प ज्ञान था, उसके बारे में जानकारी की मतलब शिकार किस तरीके से करना चाहिए और मतलब छोटे छोटे जानवरों का शिकार होता था। यही कहें कि उनको ये नहीं पता था किस जानवर को खाने से किस जानवर को मारने से हमें ज्यादा खाने को मिलेगा, तो वो बड़े बड़े जानवरों को ही मारते थे। उनका ये मानना था कि बड़े बड़े जानवरों में ज्यादा मांस होता है और ज्यादा हमें चीजें खाने को मिलेंगे, बट उसमें बहुत नुकसान भी हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर से जो मध्य प्रदेश में मिली चित्रकारी हुई, आग की खोज हो गई, शिकार हो गया, तो ये सब सारी जानकारी जो है वो पुरापाषाण काल में देखने को मिलती है। पुरापाषाण काल के बारे में जानकारी ले करके हम लोग अब जो ये खोज जो हुई थी यहाँ पर ये इसकी भीमबेटका की, तो भीमबेटका की खोज जो किसने थी? वी एस सावरकर ने की थी। एक क्वेश्चन बनता है, वी एस सावरकर ने की थी। खोज कब की थी? 1957 1958 में, यानी 1957-58 में खोज हुई थी भीमबेटका के शैल चित्रों की, जिसमें पता लगा था कि इसमें पुरापाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पुरापाषाण काल जो है वो यहाँ पर जानकारी मिलती है और फिर भीमबेटका को ही यूनेस्को की तरफ से 2000 में संरक्षित कर दिया गया था कि आप जो है ये यूनेस्को की तरफ से संरक्षित स्थान है और उसका संरक्षण यूनेस्को करेगा। ठीक है, यूनेस्को बहुत सारी हेरिटेज चीजों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो 2000 आगे हम लोग जानकारी लेते हैं मध्यपाषाण काल की। दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, या इसको लघु पाषाण काल भी कहते हैं। लघु पाषाण काल ये चला कब से कब तक की? ये चला इसका काल माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक के इसका कालखंड माना जाता है, यानी लगभग 6,000 ईसा पूर्व तक ही इसका कालखंड माना गया। वो 25 लाख से लेकर के 9 लाख तक माना गया था इसका कालखंड, यानी छोटा है। तो मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। क्या क्या जानकारी है? जैसे अगर पहली चीज वहां पर जो पत्थरों को बड़े बड़े पत्थरों को प्रयोग किया गया था, इसको मध्य पाषाण काल या इसको हम लोग मीजियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। एक मिनट, इसको कहते हैं मीजियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। मीजियोलिथिक पीरियड में की बात करें कि यानी मीजियो मतलब छोटे और आकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया, यानी अगर यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग के बारे में बात करें तो छोटे आकार के
पत्थरों का प्रयोग किया गया, पत्थरों का प्रयोग किया गया। यानी अब आकार जो हो गया वो छोटे छोटी खुरचनी, छोटे छोटे चाकू टाइप के, इस टाइप के जो है वो औजार बनाने लगे। दूसरा, हम लोग वहां पर शिकार का अल्प ज्ञान था या पूरी जानकारी नहीं थी, यहाँ पर शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था, शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था लगभग लगभग। तीसरा, बहुत कई बार पूछा जाता है, तीसरा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? तीसरा जो है यहाँ पर पशुपालन का जो था, पशुपालन शुरू हो गया था, पशुपालन की खोज हो चुकी थी, यहाँ पशुपालन करना जान गए थे। और इसमें क्वेश्चन बनता है कि पहला पालतू पशु कौन था? तो वो कुत्ता था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता था। और यहाँ पर जो थे वो तीर कमान का प्रयोग होने लगा था, तीर कमान का प्रयोग होने लगा था। यानी जो पत्थरों का औजार छोटे छोटे होकर के उनका शेप बदल करके तीर कमान का भी प्रयोग करने लगे थे। और आगे हम लोग चले जाने की, यहाँ पे जो लोग मर जाते थे, यानी शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत हो गई थी, शव दफनाने की प्रथा की जो शुरुआत हुई थी, इसमें अगर हम लोग बात करें कि लेखहिया में, यानी एक जगह है उत्तर प्रदेश की लेखहिया, जिसमें 17 जो थे वो शवाधान शव मिल चुके हैं, शवाधान मिले थे। यानी यहाँ पर मध्य पाषाण काल के लोगों को मतलब दफनाया गया था। जो यूपी के लेखहिया जगह है वहां पर 17 शवाधान मिले थे। आगे हम लोग देखें इसके बारे में कि मध्य पाषाण काल में हम लोग एक मिनट रुकिएगा, शव दफनाने की प्रथा चालू हो गई थी। और यहाँ पर एक दमदमा एक जगह है, इसी में ही अगर दमदमा एक जगह है, वहां पर एक ही कब्र में या एक ही में 3 शवाधान मिले थे। यानी 3 लोगों को जो एक ही में दफनाया गया था, 3 शवाधान एक ही कब्र में मिले थे। तो इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अधिकांशतः यहाँ के जो लोग थे वो ये कह सकते हैं कि जो अधिकांशतः लोग शिकार पर निर्भर थे, क्योंकि उन्होंने शिकार पर निर्भर थे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की तो खोज हो गई थी, पशुपालन करना लोग जान गए थे, लेकिन अभी मध्य पाषाण काल में लोग कृषि करना नहीं जानते थे। तो सारे के सारे लगभग ये कह सकते हैं अधिकांशतः जो था वो शिकार पर ही निर्भर थे और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे, उसको खाते थे। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण से जो कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो हमने देखे। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल का कब से कब तक चला? तीसरा जो कालखंड है वो नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल ये कब से कब तक चला? 4000 ईसा पूर्व से लेकर के यहाँ पर 4000 बीसी से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईसा पूर्व तक की ये कालखंड चला। ठीक है, तो नवपाषाण काल जो है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईसा पूर्व तक चला। इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या देखने को मिलते हैं? पहला कि जो था वो कृषि कार्य शुरू हो गया था, या कृषि की जानकारी उनको हो गई थी, किस तरीके से कृषि करके या फसल उगा करके हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं। तो जब कृषि की शुरुआत होगी तो एक पर्टिकुलरली एरिया होगा, वहां पर कई दिनों तक की निवास करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो फसल का प्रयोग कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा पाषाण काल में लोग खानाबदोश थे, अब स्थायी निवास करने लगेंगे और वहां जहां पर कृषि करेंगे उसके पास निवास करना प्रारंभ कर देंगे। तो वहां पर बस्तियां या सभ्यता की शुरुआत धीरे धीरे हो जाएगी। तो नवपाषाण काल में हम लोग स्थायी निवास करने लगेंगे, यानी लोगों को स्थायी जो खानाबदोश थे वो जो होगा स्थायी निवास करने लगेंगे। ठीक है, स्थायी निवास करने लगेंगे। अगर हम आगे बात करें कि पत्थरों का जो औजार था वो पत्थरों के अलग अलग औजार बनाने लगे।
उनको घिसना यानी औजार बनाना, और उनका घर्षण, घिस करके अलग अलग रूप देने लगे, यानी पत्थरों का औजार बना करके बनाना और उनका घर्षण करना, इन सबका प्रयोग करने लगे। कृषि कार्य स्थायी, और चौथे की अगर हम लोग बात करें कि मृदभांड बनाना शुरू हो गया था, मृदभांड बनाना शुरू कर दिया था। आग, अग्नि का उपयोग, अग्नि का उपयोग करना जान गए थे, उपयोग करना जान गए थे। और धातु का प्रयोग करना जान गए थे, धातु का प्रयोग करने लगे थे। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि पहला प्रयोग किया गया धातु कौन सा था? वो तांबा था। जो पहला जो प्रयोग किया गया था धातु वो तांबा था। फिर उसके बाद में तांबे में जिंक मिलाकर के कांस्य युग शुरू हो जाएगा, तो कांस्य युग हमारा सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो या कुछ जानकारी जो थी वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों कालों के बारे में जानकारी थी। किस तरीके से लोगों ने किस किस चीजों का उपयोग किया या किन किन चीजों के बारे में जानकारी ले पाए। अब इससे कुछ बनने वाले जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं, या क्या क्या जानकारी जो इससे रिलेटेड पूछी जाती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ताकि आपको जो है एक टॉपिक क्लियर हो जाए, उससे बनने वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जो है, भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य कहाँ पर मिला, यानी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? तो सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखने को मिलता है, दूसरा क्वेश्चन मिलता है खाद्यान्नों का जो खाद्यान्नों का की कृषि सर्वप्रथम किस काल में हुई थी, यानी खाद्यान्नों की कृषि किस काल में शुरुआत हुई थी? तो अभी हमने बात की नव पाषाण काल में वो कृषि करना सीखे थे, नव पाषाण काल में कृषि करना सीखे थे। एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है कि यहाँ पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले? कृषि, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले, लहुरा देव एक जगह है यूपी में, क्या नाम है? लहुरा देव। लहुरा देव यूपी में एक जगह है, वहां से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले। और लहुरा देव है कहां पर एग्जैक्ट में? ये संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है, जो बिहार की तरफ का जो ऊपर एरिया होता है वहां पर जो है लहुरा देव, वहां पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव मिले। एक क्वेश्चन बनता है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहां पर मिले? चावल के प्रथम साक्ष्य कहां पर मिले? तो प्रथम साक्ष्य जो मिले वो कोहिलडवा में मिले, इसको कहते हैं कोहिलडवा एक जगह है, वहां पर जो चावल के प्रथम साक्ष्य मिले। एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है कि पशुपालन के जो प्रथम साक्ष्य कहां पर मिले? पशुपालन के जो प्रथम साक्ष्य कहां पर मिले? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको हमने क्वेश्चन ना बना करके, लंबी लंबी वीडियो ना बना करके शॉर्ट में दिया है। इससे अभी एक प्रॉपर क्वेश्चन पूछेंगे किस किस ईयर में किस किस एग्जाम में पूछा गया, वो भी हम क्वेश्चन बना देंगे। तो कृषि के पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहां पर मिले? वो मेहरगढ़ में मिले, मेहरगढ़ में मिले प्रथम साक्ष्य, नोट कर लीजिएगा आप जो लोग नोट कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि शैल चित्र जो मिले, अभी हमने बात की शैल चित्र यानी पत्थरों पर जो चित्र बने हैं, शैल चित्र के प्रथम साक्ष्य कहां मिले? भीमबेटका में मिले, बेटका में मिले, जो कि कहां पर है? एमपी में रायसेन जिले में है। आगे क्वेश्चन एक मिलता है कि प्रथम पालतू पशु, अभी हमने बताया कौन है? कुत्ता है, ठीक। और एक क्वेश्चन बनता है कि पहली फसल यानी कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था।
और पहली फसल जो थी वो कौन सी थी, हमारी जौ थी, जो उगाना सीखा था। क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, जौ पहली फसल थी जिसको उगाया गया था। एक चीज और देखने को मिलती है यहाँ पर, सबसे कम जो अवस्था है, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, सबसे कम अवस्था किस काल की है, यानी पुरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, किस काल की है। तो अगर हम लोग टाइम पीरियड का देखें तो नव पाषाण काल का जो समय है वो बहुत कम है, यानी 4000 बीसी से लेकर के 250 बीसी तक। तो इसका जो उत्तर बनता है वो नव पाषाण काल जो है उसका टाइम पीरियड बहुत कम था। ठीक है, एक और दिन मिलता है कपास की, जो ये क्वेश्चन कई बार मिला है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य किस युग में मिले, तो किस जगह से मिले, वो मेहरगढ़ से मिले, मेहरगढ़ से मिले। क्यों? क्योंकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन बनता है गणेश पूजा, गणेश पूजा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद, दैमाबाद से प्राप्त हुए थे। ठीक, और एक क्वेश्चन बनता है कि पहिए का जो खोज है, नव पाषाण काल में बताना भूल गए थे, पहिए की खोज वो हो गई थी नव पाषाण काल में। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह वजन ले जाना, सामान ले जाने के लिए पहिए की खोज कर चुके थे नव पाषाण काल में। और सबसे पुरानी बस्ती जो थी वो कहां पर है, सबसे, यानी सबसे पहले लोग रहना कहां सीखे थे, सबसे पुरानी बस्ती, बस्ती कहां पर मिली थी, वो मेहरगढ़, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, मेहरगढ़ में हुई थी। और लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना किस काल में सीखे थे, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग वो नव पाषाण काल में करना सीखे थे, नव पाषाण काल में। ठीक, और हम लोग बात करें प्रथम धातु का प्रयोग किस काल में हुआ, नव पाषाण काल में हुआ। प्रथम धातु कौन सी प्रयोग की गई थी, कौन सी, तांबा। ये क्वेश्चन बन जाता है। और हम लोग देखें लोहे का प्रयोग करना नहीं सीखे थे, यानी एक क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन में देखना था, लोहे का प्रयोग क्या पुरा पाषाण काल में करना सीखे थे, नव पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में, तो तीनों में नहीं सीखे थे, ये उत्तर वैदिक काल में करना सीखे थे, उत्तर वैदिक काल। अभी आगे पढ़ाएंगे, इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक पीरियड, उसके बाद में उत्तर वैदिक पीरियड आता है। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग करना सीखे थे। तो प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे इस वीडियो में मैंने बता दिया। कोई भी टॉपिक अगर आपको डाउट रहा हो या किसी भी चीज में डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आगे की इस टाइप के एक पर्टिकुलर टॉपिक एक वीडियो में खत्म हो जाएगा तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और उससे बनने वाले क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आगे की अगर होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।